आज मेरी ओपीडी में एक बाबूजी आए। उनकी मेन कंप्लेंट्स थी उनके राइट साइड के पैर में और कमर में, एक तरफ की कमर में बहुत ज्यादा दर्द था। ये सब सुन के सबसे पहला दिमाग में मेरे थॉट आया कि हो सकता है बाबूजी को चोट लगी हो या फिर PIVD मतलब स्लिप डिस्क हुआ हो। बट थोड़ी देर में ये पॉसिबिलिटी बाबूजी ने रिजेक्ट करा दी, क्योंकि ना उनको कोई चोट लगी थी और ना ही उन्होंने कोई भारी सामान रिसेंटली उठाया था। फिर बाबूजी ने अचानक से मुझे एक चीज बताई जिससे मेरे दिमाग में एक सस्पिशन बढ़ा। वो चीज थी कि उनको दर्द से ज्यादा उनको जलन और खुजली भी हो रही। फिर और थोड़ी डिटेल में हिस्ट्री लेने के बाद मुझे ये पता चला कि बाबूजी के जो राइट साइड की कमर है और वो जो जांघ का एरिया है वहां बहुत सारे फफूले पड़े हुए हैं और उन्होंने बताया काफी रेडनेस है वहां पे। और ये चीजें उनको 2 दिन पहले से शुरू हुई हैं। उन्हें लग रहा था खेतों में काम करते हुए उन्हें किसी कीड़े ने काट लिया है और उसकी वजह से वहां पे एलर्जिक रिएक्शन हो गई है। काफी सारे फफूले भी थे उसमें और उनको बहुत ज्यादा रेडनेस, इचिंग और साथ साथ वहां से पानी भी रिस रहा था। ये फोटो मैंने साथ में अटैच करी है। ये बाबूजी की फोटो है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण शुक्ला है और मैं एक फिजिशियन हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जो मेडिकल इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर सकूं। आपने जो भी फोटो देखी ये किसी कीड़े के काटने की वजह से नहीं हुई थी, ये एक वायरस की वजह से हुई थी। हर्पीज जोस्टर नाम है इसका और ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये हम सब में बहुत सालों से प्रेजेंट है, इनफैक्ट बचपन से प्रेजेंट है। याद करिए बचपन में हमें माता निकली थी, छोटे छोटे दाने हुए थे और फीवर भी हुआ था, मतलब चिकन पॉक्स हुआ था। जो वायरस चिकन पॉक्स कराता है ये वही वायरस है। यही वायरस हमारे शरीर में बचपन से लेके अभी तक जो हमारी नर्वस सिस्टम है, उसकी नर्व्स होती हैं, उसमें छुपा रहता है। और जब भी हमारी बॉडी कमजोर होती है, वीक होती है या फिर उसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तब ये दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाता है और ये एक इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है जिसे हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन बोलते हैं, जो इन बाबूजी को हुआ था। तो अब हम समझते हैं कि किन किन सिचुएशन में ये जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये वायरस है, ये दोबारा से रीएक्टिवेट हो सकता है। पहली सिचुएशन, जब हमें कोई बीमारी हुई हो, मतलब इन्फेक्शन हुआ हो, क्योंकि इन्फेक्शन के समय हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है क्योंकि वो रिकवरी फेज में हो। सेकंड पॉइंट, एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस, मतलब जब किसी की उम्र 50 साल से ज्यादा या फिर 1-2 साल से कम होती है, इन एजेस में इम्यूनिटी कम होती है और इसमें ज्यादा रिस्क होता है ये चीजें दोबारा से एक्टिवेट होने का। तीसरा, जब हम खुद से कोई ऐसी दवा ले रहे होते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी कम हो जाए, मतलब हम जानबूझकर अपनी इम्यूनिटी कम कर रहे हैं। कब करते हैं हम अपनी इम्यूनिटी कम? जब कोई बीमारी हो, जैसे COPD हो, जिसमें हमें इम्यूनिटी कम करने की दवा लेनी पड़ रही होती हो, जैसे स्टेरॉइड्स लेना पड़ रहा होता है या फिर और भी काफी सारी ड्रग्स हैं जिससे इम्यूनिटी कम होती है। जब ये सारी सिचुएशन होती हैं तभी ये ऑर्गेनिज्म दोबारा से रिएक्टिवेट हो जाता है और ये परेशानी क्रिएट होती है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये बीमारी आगे कैसे बढ़ती है, कैसे प्रोग्रेस करती है, तो इसके प्रिवेंशन में, मतलब रोकथाम में और ट्रीटमेंट में हमें बहुत आसानी होगी। तो बात करते हैं कि किस किस स्टेज में आगे बीमारी बढ़ती है। तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। तो पहली स्टेज, इसे प्रोड्रोमल स्टेज बोलते हैं। ये बेसिकली स्टार्टिंग की स्टेज होती है और शुरुआत के 1 से 3 दिनों तक ये स्टेज रहती है। इसमें क्या होता है? इसमें फीवर होता है, पेन बहुत ज्यादा रहेगा, थकान बहुत ज्यादा, मैलेस रहता है, हेडेक हो सकता है। ये पहली स्टेज होती है। सेकंड स्टेज आती है जिसे रैश स्टेज बोलते हैं, जिसमें छाले पड़ते हैं। इसमें क्या होता है? एरिथमेटस मैक्रोपैपुलर रैश होते हैं। इसमें मल्टीपल वेसाइकल्स होते हैं या फिर मल्टीपल वेसाइकल या फिर पैप्यूल्स होते हैं और ये एक एरिथमेटस मतलब रेड कलर के बेस में, मतलब पूरी रेड कलर का एरिया होता है, उसके ऊपर छाले बहुत सारे रहते हैं और ये आफ्टर 3 डेज, मतलब अगले 3 से 7 दिनों तक ये स्टेज रहती है। उसके बाद लास्ट स्टेज आती है क्रस्टिंग स्टेज। ये अगले 7 से 10 दिनों तक टोटल रहती है और इस स्टेज में क्या होता है? वो जो वेसाइकल्स हैं वो पस्ट्यूल में कन्वर्ट होते हैं और वो रप्चर होके क्रस्टिंग स्टेज में आ जाते हैं, मतलब क्रस्ट बना लेते हैं, पपड़ी स्टेज में आ जाते हैं। और ये जो इसके बाद जब क्रस्टिंग स्टेज आती है, इसके बाद हीलिंग शुरू होती है और ये हीलिंग के प्रोसेस में टोटल 2 से 4 हफ्ते तक लग सकते हैं। लेकिन समस्या की बात ये है कि कुछ लोगों में हीलिंग में बहुत ज्यादा समय लगता है और इसी से स्टार्टिंग होती है कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की। जो लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं या फिर उसको पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं करते हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस इन्फेक्शन में जो छाले होते हैं वो अंदर की लेयर ऑफ, जो अंदर की स्किन की लेयर है, उसको एक्सपोज कर देते हैं। तो उसमें सुपर एडेड इन्फेक्शन होने का बहुत रिस्क बढ़ जाता है। तो पहला कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या होता है? बैक्टीरियल सुपर एडेड इन्फेक्शन, जो कि पूरे स्किन की जितनी भी लेयर्स होती हैं उसमें पूरा इन्फेक्शन हो जाएगा और वहां पे वो स्किन खराब भी हो सकती है। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया का मतलब है कि हर्पीज होने के बाद भी न्यूरैल्जिया मतलब नर्व्स में पेन होना। ये कॉम्प्लिकेशन अक्सर लोगों में मिलता है
इस कॉम्प्लिकेशन को तब बोलते हैं कि ये हुआ है जब पेन मोर देन 4 वीक, 3 से 4 महीने के बाद भी परसिस्ट करे, तब उसे बोलते हैं पोस्ट हेर्पेटिक न्यूरैल्जिया। और इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये 30 to 40% लोगों में मिल सकता है। इस बीमारी की स्टेजेस और कॉम्प्लिकेशंस को समझने के बाद आपको इस बीमारी की सीरियसनेस समझ में आ गई होगी। एंड आई एम श्योर कि आप सबके दिमाग में अब ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि कैसे हम अपने आप को इस बीमारी के होने से बचा सकते हैं, और अगर किसी को हो भी गई है तो इसको फैलने से कैसे रोका जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका, अगर ये बीमारी किसी को हो गई है तो उसको फैलने से रोकना है, और दूसरा पार्ट कि अगर ये बीमारी किसी को नहीं हुई है बट वो प्रोन है तो उसको कैसे हम बचा सकते हैं, बीमारी होने ही नहीं देना है। इस बीमारी को रोकने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है। तो ये इन्फेक्शन एक टच या कॉन्टैक्ट बॉर्न इन्फेक्शन है, मतलब ये छूने से फैलता है। जो लीजन होते हैं, मतलब जो घाव है, उनसे जो फ्लूइड निकल रहा है, अगर वो किसी के हाथ में टच हो रहा है या फिर किसी के कोई घाव हो रखा है वहां टच हो गया तो उससे फैल सकता है। तो हमें क्या करना है इसके बचाव के लिए? सबसे पहले हमें लीजन को, मतलब जो घाव हो रखा है उसको कवर करके रखना है। हमेशा जो भी पीड़ित है उस बीमारी से, उसको टच करने के पहले हमें हमेशा ग्लव्स यूज करने हैं। उसके अलावा उस जो पेशेंट है उससे हमें ना ही टॉवल शेयर करनी है, ना क्लोथिंग शेयर करनी है, ना उसकी बेडशीट शेयर करनी है। मतलब कोई भी उसके जो भी क्लोज एरिया में कोई भी जो चीजें आ रही हैं उसको टच नहीं करना है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट, हमें इस पेशेंट को दूर रखना है किसी न्यूबॉर्न से, किसी प्रेग्नेंट लेडी से, या फिर जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, मतलब जिसकी इम्यूनिटी कम हो, इससे दूर रखना है। थर्ड पॉइंट, ऐसे जो पेशेंट हैं इनको हमें पब्लिक कांटेक्ट में आने से अवॉइड करना है। कैसे कर सकते हैं? हमें इनको ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करने देना है, स्कूल नहीं जाने देना है, या फिर कॉलेज या फिर ऑफिस कुछ दिन के लिए हॉल्ट कर देना है। कब तक हॉल्ट करना है? जब तक क्रस्टिंग स्टेज खत्म नहीं हो जाती। एक बार जैसे ही क्रस्टिंग स्टेज आ गई और क्रस्ट बन गया, मतलब पपड़ी बन गई, उसके बाद ये इन्फेक्शन फैलता नहीं है एक से दूसरे पे। तब तक हमें ये सारे प्रिकॉशंस करने हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट, मतलब किसी को इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो उसको पहले से ही कैसे मतलब कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उसको इन्फेक्शन ना हो। तो उसके लिए एक वैक्सीन है जिसका नाम हर्पीज जोस्टर वैक्सीन या फिर सिंग्रिक्स वैक्सीन है। इसको यूज करके हम बचा सकते हैं किसी को हर्पीज जोस्टर होने से। ये किसको देना है? ये 50 साल के ऊपर के जितने भी हमारे ओल्ड एज सिटीजन हैं उनको हम दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके इलाज या ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट जानने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आपको क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज, कोई झाड़ फूंक नहीं करानी है। दूसरी चीज, कोई देसी तेल जैसे नीम का तेल हो गया, किसी भी चीज का तेल ऊपर से नहीं लगाना। थर्ड पॉइंट, कोई राख या कोई जड़ी बूटी ऊपर से लेप उसका नहीं लगाना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। मतलब जो आपकी स्किन इन्फेक्टेड है उसमें सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब जो चीजें बहुत जल्दी ठीक हो सकती थी वो चीजें बहुत लंबी खींचेंगी और इन्फेक्शन हो सकता है ना भी ठीक हो। तो अब बात करते हैं क्या करना है हमें। इसमें 14 दिन का एंटीवायरल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जिसमें कि कुछ मेडिकेशंस हैं और कुछ ऑइंटमेंट्स हैं, वो यूज करना है। मेडिकेशन में जो एक ही मेडिकेशन है जो लंबे समय तक लेनी है वो है एसाइक्लोविर। एसीविर नाम से आती है, 400 मिलीग्राम की टैबलेट होती है, दिन में 3 से 5 बार लेनी होती है और 10 से 14 दिन तक लेनी होती है। उसके अलावा पेन किलर्स, क्योंकि पेन बहुत ज्यादा होता है, जलन होती है, झंझनाहट होती है, इसके लिए हमें क्या करना है? टैबलेट्स आती हैं जैसे एनसेड्स हो गई, एनसेड्स ले सकते हो आप। उसके अलावा गाबापेंटिन की टैबलेट आती है, प्रीगाबालिन की टैबलेट आती है, इसको कुछ लंबे समय तक इसको लेने की जरूरत पड़ सकती है आपको। उसके अलावा ऑइंटमेंट होते हैं जैसे कि एसीविर नाम से एक ऑइंटमेंट आता है, वो यूज कर सकते हो। लीडोकेन आता है जिससे दर्द कम होता है, वो आप लगा सकते हो। ये सारी चीजें तो उसका ट्रीटमेंट का पार्ट हो गया। ये लगभग 10 से 15 दिन का टोटल ट्रीटमेंट होता है। अब हम बात करते हैं कुछ जनरल स्टेप्स की जो हमें करना है। पहली बात, ये जो लीजन है, घाव है, इसको सूखा रखना है और क्लीन रखना है, साफ रखना है और कोशिश करना है कवर करके रखना है। उसके अलावा कंटिन्यूअस आप कुछ दिन तक पेन किलर ले सकते हो अंडर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये सारी चीजें नहीं स्टार्ट करनी है। ये सिर्फ मैं आपके अवेयरनेस और जानकारी के लिए बता रहा हूं। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। अगर इतनी सारी जानकारी सुनने के बाद भी कहीं भी कोई कंफ्यूजन रह गया है आपके दिमाग में तो प्लीज लेट मी नो। जस्ट एक मुझे मैसेज ड्रॉप करिए या फिर कमेंट करिए एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू। और प्लीज कोशिश करिए इसको ज्यादा शेयर करने की और उन तक पहुंचाने की जिनको ये इन्फेक्शन हो गया है या फिर उनको इस इन्फेक्शन के होने का रिस्क है। थैंक यू।